अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं डाइपोल मोमेंट फॉर मॉलिक्यूल्स, अणुओं के लिए द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो, जो डाइपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। इसके डायरेक्शन को एक एरो द्वारा रिप्रेजेंट्स करते हैं। इस एरो का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड की ओर होता है। तो यही मैंने लिखा है कि डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट मींस इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इट्स डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय एरो विद इट्स टेल एट द पॉजिटिव एंड हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड। ये बात तो समझ गए हो गया कि इस तरह से ये है एक मॉलिक्यूल AB जिसका एक टर्मिनल है A, ठीक है, जहां पॉजिटिव चार्ज है, और B है नेगेटिव टर्मिनल। तो ये जो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का, हम पॉजिटिव एंड से कहां की तरफ, नेगेटिव एंड की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझ गए बच्चों कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है एक सदिश राशि है, क्योंकि इसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसकी दिशा को एक तीर द्वारा व्यक्त करते हैं। इस तीर की जो दिशा है वो धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होती है। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, अर्थात इसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसकी दिशा एक तीर द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसकी दिशा धनात्मक से ऋणात्मक सिरे की ओर होती है। तो यहाँ तक बात समझ गए कि ये अणु है, ये धनात्मक सिरा है, ये ऋणात्मक सिरा है। तो एक एरो लगा रखा है मैंने म्यू को, जो धनात्मक से ऋणात्मक सिरे की ओर निर्देशित है। अब हम आते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में। एक होता है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब समझ रहे हो, जिसमें दो ही एटम्स होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट के बराबर होगा, क्योंकि एक ही बॉन्ड है। जैसे म्यू HCl है तो H और Cl बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट के बराबर होगा, जो होता है 1.036 डिवाइड म्यू HBr, H से Br डायरेक्शन वाला होगा, जो 0.80 डिवाइड होता है। इस तरह से समझें, तो आप यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो तब जो है, जैसे कि इस टाइप का मॉलिक्यूल है AB2 टाइप का ट्राई मॉलिक्यूल, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट मींस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट इस रिलेशन से कैलकुलेट करते हैं, μ1 + μ2 प्लस, ठीक है, 2 μ1 μ2 cos थीटा। यहां तक बात समझ गए, जहां थीटा क्या है, बॉन्ड एंगल, μ1 μ2 क्या है, बॉन्ड डाइपोल मोमेंट। जैसे हम H2O लिखा है, μ1 और μ2 चूंकि सेम है, OH बॉन्ड है, तो 1.51 डिवाइड है, बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री। तो अगर हम इसकी वैल्यू इस तरह से पुटअप करें, cos 104.5 की वैल्यू -0.2476, तो ये आएगा 1.85 डिवाइड। तो इस तरह से यहां तक समझ गए, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ऐसी कंडीशन हो जाए μr = ये रिलेशन हम जानते हैं थीटा 0 है, मतलब दोनों जो डाइपोल मोमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, उनके बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है। तब ऐसे में आप इस इक्वेशन के बेस पर देखोगे तो ये तो समझ गए होंगे कि μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a + b का स्क्वायर = तो इस तरह से रूट हटाने से μ1 + μ2, इसका मतलब है ये मैक्सिमम वैल्यू होगी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। जैसे कि ये है, मान लो एक कोई मॉलिक्यूल है, बेंजीन का कोई डेरिवेटिव है, इसका डायरेक्शन ये है और इसका भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है, जैसे यहाँ क्लोरीन और यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा है। तो हम इसका μr निकालेंगे तो इस तरह से, तो ये μ1 और μ2 ऐड कर देंगे, क्योंकि 0 डिग्री पर है, दोनों का डायरेक्शन एक ही है। अब इस तरह से यहाँ और यहाँ, जैसे ये क्लोरीन का है 1.55 डिवाइड और ये है 0.34 डिवाइड, तो टोटल हो गया 1.95 डिवाइड। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट इतना है और मेथिलबेंजीन का इतना है, तो पैरा क्लोरोमिथाइल या टॉलुइन का जो है डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो वो इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ गए, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ऐसी कंडीशन आ जाए कि 180 डिग्री पर हो दोनों, मतलब थीटा कितना हो 180, तो एक उस डायरेक्शन में एक अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तब ऐसे में हमारे पास μr होगा μ1 - μ2। यदि
यहाँ पर ध्यान रखें कि μ1 और μ2 बराबर हैं, तो μr कैसा आएगा, 0। अगर डिफरेंट है तो कोई डिफरेंस बचेगा। अभी हम एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे CO2 है तो CO2 का डाइपोल मोमेंट 0 होगा, इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होगा। समझ गए ना? तो यहाँ तक आप नोट करें। अब देखो, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्लोरो नाइट्रोबेंजीन पैरा पोजीशन में है एक दूसरे से, नाइट्रो ग्रुप और C का जो डाइपोल मोमेंट है 3.95 डिवाइन है और μ2 है 1.55, तो 1.5 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो उसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा। यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए होंगे आप डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने का। कोई भी और अदर एंगल है तो आप उसी हिसाब से डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अब देखो, एक होता है बॉन्ड मूवमेंट, मतलब है डाइपोल मूवमेंट ऑफ बॉन्ड, तो ये कहलाता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी इंडिविजुअल बॉन्ड, ठीक है। ये लिखा है मैंने कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड इन द डाइपोल मूवमेंट ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, इज कॉल्ड बॉन्ड मूवमेंट। मतलब एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के जो डाइपोल मूवमेंट में किसी पर्टिकुलर या इंडिविजुअल बॉन्ड का कितना कंट्रीब्यूशन है, वो उसका क्या कहलाता है, बॉन्ड मूवमेंट। समझिए बच्चों कि किसी बहुपरमाणविक अणु के द्विध्रुव आघूर्ण में बंध की सहभागिता को ही हम क्या बोलते हैं, बंध आघूर्ण। सीधा सा है कि किसी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में किसी पर्टिकुलर बॉन्ड का जो डाइपोल मूवमेंट है वही उसका क्या है, बॉन्ड मूवमेंट। तो हम ये रिलेशन जानते हैं कि μr ये रिलेशन होता है, समझिए बच्चों, cos थीटा, जहां μ1 μ2 क्या कहलाते हैं, डाइपोल मूवमेंट ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड मूवमेंट। अगर हम ये माने कि दोनों बॉन्ड सेम है, जैसे कि H2O जैसा ले लें और उसको μ से रिप्रेजेंट करें, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, μ1 की जगह μ1 μ का स्क्वायर, μ2 की जगह μ का स्क्वायर, 2 μ1 μ2 की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं 2 μ का स्क्वायर लिख सकते हैं cos थीटा। और आगे बढ़ जाए हम इसको इस तरह से, आप देख रहे हैं कि ये इस तरह आ गया। अब इसमें से 2 μ स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 प्लस cos थीटा आ गया। 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी। तो μr ये हो गया। अब हम इसका रूट हटा दें तो 2 और 2 4 हो गया, 4 का रूट हो गया 2, μ स्क्वायर का μ हो गया, cos स्क्वायर का cos हो गया, थीटा बाई 2। इस तरह से हमारे पास एक रिलेशन बन गया। इस तरह से हमें इस इक्वेशन से कुछ बॉन्ड मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे आप, इसे नोट कर लें। अभी देखो, मैंने जो आपको बॉन्ड मूवमेंट के बारे में बताया उसमें इस तरह के क्वेश्चन है, जैसे H2O है, OH बॉन्ड का हमें बॉन्ड मूवमेंट कैलकुलेट करना है, μr 2OH cos थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला याद कर लेना। इस तरह से ये वैल्यू मैंने दे रखी है, बॉन्ड एंगल भी दे रखा है 104.5 डिग्री, तो आप इससे μOH कैलकुलेट करेंगे 1.5/51 डिवाइड कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देख लेना। अब हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग। तो देखो, पहला जो एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल। हालांकि ये हम पहले भी देख चुके हैं ये रिलेशन, प्रतिशत आयनिक लक्षण का निर्धारण। तो देखो, एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, प्रतिशत आयनिक लक्षण, ठीक है, बराबर होता है प्रेक्षित द्विध्रुव आघूर्ण μ ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड परिकलित द्विध्रुव आघूर्ण गुणा 100। ये कहलाता है जो दिया गया है। μ कैलकुलेटेड का मतलब जब 100% आयोनाइज्ड हो मॉलिक्यूल तो उस समय क्या होगा, डाइपोल मोमेंट इनटू 100 करें, इतना परसेंट, इतना हो सकता है, इतना है तो 100 में कितना होगा। तो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है प्रेक्षित द्विध्रुव आघूर्ण। कैलकुलेटेड वैल्यू आप इससे निकालेंगे, यहाँ r जो है ये क्या होगी, बॉन्ड लेंथ, जो आपको क्वेश्चन में, और वो भी किसमें, एंगस्ट्रॉम में डायरेक्ट रखोगे तो म्यू कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी, इससे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप, इसको मैं मिटा देता हूँ। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये है HCl, ये है, इसकी वैल्यू है 1.036 डिवाइड, ये कौन सा हो गया, म्यू ऑब्जर्व, प्रेक्षित द्विध्रुव आघूर्ण, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट। और जो
बॉन्ड लेंथ है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, हम इसे लिखेंगे बॉन्ड लेंथ HCl 1.27 एंगस्ट्रॉम। तो पूछा जाए कि परसेंटेज आयनिक, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ HCl, तो बस आपको क्या लगाना है परसेंटेज। अब आपको पहले क्या करना होगा, म्यू कैलकुलेटेड, तो आप लिखेंगे 4 पॉइंट। ध्यान रखें कि जब ये डिवाइड में हो तब ये रिलेशन लगेगा, कूलोमीटर में होगा तो फिर अलग रिलेशन लगेगा। तो 4.802 इंटू 1.27, ठीक है, ये डिवाइड में आ जाएगा। अब आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो 06.09 डिवाइड करीब आएगा। अब आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर तो क्या लिखोगे 1.036 डिवाइड अपॉन 6.09 डिवाइड इनटू 100, जो लगभग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 17 के आसपास आएगा ना, 16.99 के आसपास आता है। कल इसे प्रूव कर। अब देखो सेकंड एप्लीकेशन में आ जाते हैं और वो है डिटरमिनेशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का ओरिएंटेशन, अभिविन्यास पता लगाना, मतलब दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है वो कितने डिग्री पर हैं, ऑर्थो पे है, मेटा पे है या पैरा पे है, इसका डिटरमिनेशन कैसे किया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि ये जो ग्रुप हो, जो ये दोनों ग्रुप हैं, या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग हो, मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हो, या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, जैसे कि हम ये कहें कि मिथाइल ग्रुप लगा दिए जाए दोनों ऐसे, जिनका डायरेक्शन एक ही है, ठीक है, या यहाँ पर मैथिल ग्रुप लगा दें, या यहाँ पर हम मैथिल ग्रुप लगा दें इस तरह से। तो या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग हो या रिलीजिंग ग्रुप हो, तो ऐसे में ये फॉर्मूला लगेगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। इसका मतलब है कि ऑर्थो का सबसे ज्यादा, फिर मेटा का और सबसे कम पैरा का, जीरो हो जाएगा अगर दोनों ग्रुप सेम है तो इस तरह से आप इनके डाइपोल मोमेंट जो है इस बेस पर भी इनको पहचान सकते हैं। जीरो है और डाई सब्स्टिट्यूटेड है और सेम ग्रुप है तो वो पैरा है, सबसे ज्यादा है तो ऑर्थो, बीच का है तो मिडिल है तो मिड एम होगा। तो ये रिलेशन आप समझ गए। तो इस तरह से पहला ओरिएंटेशन देख सकते हैं। दूसरा लिखते हैं अब हम, अब देखो बच्चों नेक्स्ट अपनी, अगर आप इस तरह से समझें कि एक ग्रुप इसमें से इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग हो और एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, समझ गए बच्चों कि एक समूह जो है इलेक्ट्रॉन आकर्षी हो तथा दूसरा जो है दूसरा प्रतिकर्षी हो, जैसे कि क्लोरो और मिथाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप है, ये प्रतिकर्षी ग्रुप है। तो जैसे जैसे ये क्या होगा बॉन्ड एंगल, ये रिलेशन ध्यान रखना है आपको, μ1 प्लस μ2 के स्क्वायर माइनस 2 μ1 × cos थीटा। जैसे थीटा बढ़ेगा cos थीटा डिक्रीज होगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू जो घट रही है इसमें के सम से वो कैसे कम होती जाएगी, तो इसका मतलब μr इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब और किससे ज्यादा मेटा, मेटा से ज्यादा पैरा, पैरा आने पर तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में आ गए। तो इस तरह से बेंजीन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग दोनों ग्रुप अगर सेम है, दोनों अलग अलग हैं, तो किस तरह से ओरिएंटेशन पहचाने ये ध्यान रखना है। तो यहाँ तक बात समझ में लिखा। देखो थर्ड एप्लीकेशन है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। ये कौन से आइसोमर है, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो हम इनमें विभेद कर सकते हैं बच्चों, डिस्टिंग्विशिंग कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि बोथ ग्रुप, ठीक है, बोथ ग्रुप और बोथ ग्रुप हैज, ऐसे बनके बोथ ग्रुप हैव सेम म्यू या इंडक्टिव फ्लक्स। समझ गए ना, मतलब है कि अगर मान लो ऐसी कंडीशन हो कि जहां दोनों ग्रुप बिल्कुल समान हो या जिनके इंडक्टिव फैक्ट समान हो, या तो माइनस माइनस में या प्लस प्लस में, तो ध्यान रखना है म्यू सिस ग्रेटर देन ट्रांस। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि सिस में ये थीटा बनेगा और इसका कोई डाइपोल मोमेंट आएगा। इसमें क्या है, ये ग्रुप अपोजिट हो जाने के कारण एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देंगे और ट्रांस का जीरो हो जाएगा। जैसे डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरोथाइलीन, और ये देख रहे हैं हम इसके ट्रांस का जीरो है। लेकिन अगर दोनों ग्रुप्स के जो इंडक्टिव फैक्ट है वो अपोजिट है, समझ गए बच्चों कि जो इनके प्रेरणिक प्रभाव है, समझ गए ना, प्रेरणिक प्रभाव विपरीत हो,
तो ये ध्यान रखें कि ट्रांस ज्यादा होगा सिस से। जैसे यहाँ क्लोरो और मिथाइल है, इसका तो इस तरफ है, इसका इस तरफ है, तो कुछ ना कुछ तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये सिस है। इसमें और इसका दोनों का ऐड हो जाएगा, तो ये म्यू जो हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो ट्रांस का अगर μ2 है और सिस का μ1 है, तो μ2 ग्रेटर देन μ1 आएगा। और यहाँ समझ गए बच्चों, ये लिखा है कि जब दोनों समूहों का पीरियडिक प्रभाव समान एक ही दिशा में हो तब ऐसा ध्यान रखना है। ये तो इससे भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में बता सकते हैं, समझ गए ना, कि कौन ज्यादा डाइपोल मोमेंट रखेगा और कौन कम रखेगा। इस बेस पर सिस और ट्रांस को आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ तक है। अब नेक्स्ट देखो, और भी एप्लीकेशंस हैं, हम और देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। जैसे आप देखोगे कि जो डाइपोल मोमेंट है, समझ गए ना, वो अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो ध्यान रखें ऐसे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। सिमेट्रिकल का मतलब आपको मैं वैसे पर थ्योरी में बता दूं कि वैसे पर थ्योरी में अगर किसी में कोई लोन पेयर नहीं है या मॉलिक्यूल के सारे बॉन्ड सिमेट्रिकल हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। तो नेक्स्ट यही है कि सिमेट्री, मतलब हम जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ गए बच्चों, अणुओं में समिति का निर्धारण। तो देखो ध्यान रखना है कि म्यू जीरो है तो मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सिमेट्रिकल तो आप समझ रहे हैं, अणुसम्मित होंगे। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया जा सके और प्रत्येक हाफ पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज हो। समझ गए बच्चों, कि अणु को दो बराबर भागों में बांट दें और अर्ध भाग एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है, तो समझे अणु सिमेट्रिकल है, सममित है। तो देखो किनके म्यू जीरो होते हैं। जैसे आपने देखा था BeCl2 Cl BeCl, इस तरह से डाइपोल मोमेंट, तो म्यू क्या हो जाएगा, जीरो। BeCl3, इसका भी म्यू जीरो, क्योंकि ये दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। CCl4, चाहे किसी भी, यहां पर भी म्यू जीरो आएगा। PCl5, ये इधर से कैंसिल हो जाएगा तो ये इधर कैंसिल हो जाएगा ऐसे, और ये इनके इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका भी म्यू जीरो आएगा। ठीक इसी तरह से SF6 है, तो SF6 में भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे को बैलेंस्ड कर रहे हैं। एक ऐसा रहेगा तो एक ऐसा, तो एक ऐसा हो जाएगा, तो इस तरह से इसका भी म्यू क्या होगा, जीरो। IF7 है, ठीक है, तो IF7 में आप देखते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट है वो सब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे हर एक बॉन्ड का, इस तरह से। तो यहाँ पर भी जो है फ्लोरीन है, तो ये म्यू क्या होगा, यहाँ पर जीरो है। इसके अलावा XeF4, ठीक है, तो आप देखते हैं कि Xe यहाँ पर, यहाँ इस तरह से, यहाँ हो गया, एक हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो इस तरह से इसका भी म्यू क्या होगा, जीरो। तो इस तरह के मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मोमेंट अगर जीरो है तो ध्यान रखें वो सममित या सिमेट्रिकल होंगे। जितने भी हाइब्रिडाइजेशन में मॉलिक्यूल हैं जिनमें कोई लोन पेयर्स नहीं होते, उनके डाइपोल मोमेंट जीरो होते हैं। अगर लोन पेयर है लेकिन सिमेट्रिकल है, जैसे कि XeF4, तो वहां पर भी क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। तो यहाँ पर मैंने बता दिया इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसका जीरो है, CCl4 का जीरो है, PCl5 का जीरो है, SF6 का जीरो है, IF7 का जीरो है, XeF4 का जीरो, ये सब सिमेट्रिकल है। अगर कहीं ऐसी कंडीशन आती है कि डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, तो समझ लो कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है। समझ गए ना, अगर ये जीरो नहीं है तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं होगा, ठीक है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है, नॉट सिमेट्रिकल, सममित नहीं है। जैसे आपको मैं बता दूं कि जो कि सिमेट्रिकल नहीं होते, जैसे कि ये है CO SnCl2, आप देखते हैं कि इसमें एक लोन पेयर है और इस तरह से, तो इसका डाइपोल मोमेंट इस तरह से होगा, SnCl2 H2O जैसा ही है, इस तरह से, ठीक है, इसका थीटा एंगल है। H2O आप देखते हैं OH, ये थीटा एंगल है, तो इसका भी म्यू जीरो नहीं होता। अमोनिया है ना, तो अमोनिया का डाइपोल मोमेंट इस तरह से, ये इसका सम हो जाता है। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि NF3 में किसका और NH3 में
इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो ध्यान रखें कि NF3 का डाइपोल मोमेंट जो है और लोन पेयर का ये एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं। अगर हम ये कहें कि ये है NH3 का डाइपोल मोमेंट तो ये ज्यादा होगा किससे? NF3 से। ऐसा क्यों है? भले इसमें ज्यादा पोलर बॉन्ड है, NF को ज्यादा पोलर है NH के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ के डाइपोल मोमेंट और लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के डायरेक्शन में आ गए। ऐसे में अमोनिया का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, जबकि NF3 में ये डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ है, वो ऊपर है, और इसीलिए ये NF3 में डाइपोल मोमेंट कम हो जाता है। यहाँ तक बात समझ गए? ठीक, तो इस तरह से ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल जैसे SF4 है, ठीक है, HCF6 है, IF3 है, IF5 है, H2S है, इसी प्रकार SO2 है, इनके डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होते, इसलिए ये सिमेट्रिकल नहीं है। अब हम आते हैं कि एक एप्लीकेशन और ले लेते हैं। तो इस तरह से मैंने नेक्स्ट एप्लीकेशन यही बताया कि अणुओं की समिति की बताई जा सकती है डाइपोल मोमेंट देखकर, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद एक एप्लीकेशन और लेते हैं हम, और वो है कि पोलर नेचर के डिटर्मिनेशन में, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ पोलर नेचर ऑफ कंपाउंड या बॉन्ड कहें तो ध्यान रखना है कि बंध का ध्रुवीय गुण, तो यहां पर ध्यान रखें कि पोलर नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी म्यू, बॉन्ड हो या मॉलिक्यूल, जितना ज्यादा बॉन्ड, ये समझिए बच्चों कि ध्रुवीय गुण समानुपाती होगा म्यू बॉन्ड। जैसे मैं कहूं HF, ठीक है, HCl, HBr, HI, ये होंगे इनके डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिन पर आपको, तो जिनका जितना ज्यादा जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट, वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा पोलर होता है। तो इस तरह से पोलैरिटी भी बता सकते हैं, और भी कई चीजें मिलेंगी, लेकिन हम आगे देखेंगे जहां इनकी जरूरत पड़ेगी इनके एप्लीकेशंस की। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे, और डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, आप उनको सॉल्व कर लेना। ओके, अब देखो मैं आपको 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप इनको सॉल्व कर लेना। KCl का डाइपोल मोमेंट ये है, ठीक है, किलोमीटर, बॉन्ड लेंथ है 2.6 × 10⁻⁻10 मीटर, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? आंसर आएगा 80.09। आप इससे क्या निकाल लोगे? आप डाइपोल मोमेंट दे रखा है, इससे और कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी, बस इसको सॉल्व कर लेना। ठीक इसी तरह से किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है 1.2 डिवाइड, बॉन्ड लेंथ है 1 एंगस्ट्रॉम की, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चार्ज, तो पहले आप क्या करोगे? Q की वैल्यू निकाल लेना, फिर Q अपॉन 1 यूनिट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनका रेशियो लोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि कितना Q आया और टोटल कितना हो सकता था, फ्रैक्शन ले लेंगे, आ जाएगा। H2O का डाइपोल मोमेंट है 1.84 डिवाइड, बॉन्ड एंगल है 105 डिग्री का, OH बॉन्ड की लेंथ जो है ये है 0.94 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आपको व्हाट इज द चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का चार्ज, तो देखो पहले Q निकाल लेना। ऑक्सीजन में 2 बार Q आएगा, एक OH की तरफ से दूसरी, तो डबल कर देना तो दूसरा, ये इसका आंसर आएगा, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर, ठीक है। तो ये था डाइपोल मोमेंट के बारे में बच्चों, जितना जरूरी था यहाँ पर मैंने आप बता दिया। जहाँ कहीं यूज होगा इसको और आगे तो हम और डिटेल में कहीं जरूरत पड़ेगी तो लेंगे। तब तक के लिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय, थैंक यू, सी यू अगेन।